आज हम अकबर पर चर्चा करेंगे। अकबर मुग़ल साम्राज्य के सबसे सफल शासक हुए और जो न केवल अपनी विजय नीति के लिए जाने गए अपितु अपनी धार्मिक नीति के लिए भी विख्यात हुए। अकबर का जन्म जो है वो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को होता है। पंजाब के अमरकोट में होता है और इस समय हुमायूं जो है उन्होंने पंजाब के अमरकोट के जो शासक थे राजा वीरसाल, जो कि राजपूत थे, उनके यहाँ शरण ले रखी थी शेरशाह से परास्त होने के पश्चात। अकबर का बाल्यकाल जो था वो काफ़ी मुश्किल समय में बीता। जब अकबर 1 साल के थे तब हुमायूं जो है उनको कंधार की ओर भागना पड़ा था और फारस के शाह से सैनिक सहायता लेकर हुमायूं ने जब काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया था तब उन्होंने अकबर को अपने पास बुलाया था। बहुत लंबे टाइम तक अकबर जो है वो हुमायूं से दूर रहे थे। हिंदाल की मृत्यु के पश्चात उनकी जो पुत्री थी रजिया, उसके साथ अकबर का विवाह कर दिया गया और सरहिंद की विजय के पश्चात हुमायूं ने अकबर को युवराज घोषित कर दिया। जब दिल्ली विजय प्राप्त कर ली हुमायूं ने तो उन्होंने अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त कर दिया और बैराम खां जो थे उनको अकबर का संरक्षक बना दिया। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जब अकबर बैराम खां के साथ सिकंदर सूर को पराजित करने में व्यस्त था तभी 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और उस समय अकबर जो है पंजाब में कलानूर नाम के स्थान पर थे और हुमायूं की मृत्यु का जब समाचार प्राप्त होता है तो बैराम खां कलानूर में ही अकबर का राज्यारोहण कर देते हैं ताकि कोई विद्रोह न हो, क्योंकि ऐसा होता था कि अगर दिल्ली की गद्दी खाली है तो वहाँ पे कोई ना कोई अपना दावा प्रस्तुत कर देता था। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए बैराम खां जो थे उसने पंजाब के कलानूर में ही अकबर का राज्यारोहण कर दिया था। राज्यारोहण के तीसरे दिन राज्याभिषेक दरबार हुआ जिसमें सम्राट के जो सभी प्रमुख पद पर नई नियुक्तियां की गई। अकबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया और बैराम खां जो है उसको खाना की उपाधि देकर वकील सल्तनत, जो कि मेन वो पद होता था प्रधानमंत्री एक तरह से, वो बना दिया गया। अब अकबर का जब राज्यारोहण हुआ, अकबर का राज्यारोहण देखिए आप दिल्ली में तो होता नहीं है, पंजाब के कलानूर में होता है। तो अकबर का जब राज्यारोहण हुआ उस समय स्थिति क्या थी? तो अकबर के राज्यारोहण के समय भारत में मुगलों की सत्ता केवल आगरा, दिल्ली और पंजाब जो है उसका, पंजाब का भी एक भाग जो है वहाँ तक सीमित थी और इन प्रदेशों में भी मुग़ल सैनिक टुकड़ियाँ जो है वो एक तरह से ज़बरदस्ती समझ लीजिए, मुश्किल भरा समझ लीजिए, अपना अधिकार कायम किए हुए थे और किसी भी समय इनका अधिकार जो है वो इनके हाथों से जा सकता था। उत्तरी पंजाब में सिकंदर सूर जो है वो दिल्ली की गद्दी जो है उसके प्राप्त करने की आशा रख रहा था और वो चाहता था कि वो दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर ले। ये जो सीमित क्षेत्र था जिसमें आगरा, दिल्ली और पंजाब है, इन क्षेत्रों में भी मुग़ल नियंत्रण जो है वो इतना कमज़ोर हो गया था कि 1556 ईस्वी में ही अगस्त में, देखिए राज्यारोहण होता है 27 जनवरी 1556 को, जब मृत्यु होती है उसके बाद राज्यारोहण हो रहा है। यहाँ अगस्त में 1556 ईस्वी में ही बयाना, इटावा, संभल, कालपी, नारनौल, आगरा और दिल्ली, ये जो एरिया आप देखिए दिल्ली के आसपास का है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है, हरियाणा का आ जाता है और कुछ भाग दिल्ली का आ जाता है, ये मुग़लों के हाथ से निकल गए थे। और यहाँ का जो एक तरह से स्वामी था आदिल शाह, वो नाम मात्र का स्वामी था। शक्ति जो थी हेमू जो है उसने अपने हाथ में ले ली थी।
और हेमू इस समय में एक मुख्य शक्ति के रूप में सामने आ रहा था। मालवा और गुजरात जो है वो भी दिल्ली के प्रभुत्व से मुक्त हो चुके थे। दक्षिण के राज्य जो है उनमें संघर्ष चल रहा था। अरब सागर और पश्चिमी तट जो है वहाँ पे पुर्तगाल जो है वो शक्तिशाली हो रहे थे। भारत के बाहर का जो मुगल प्रदेश था गजनी, उसमें अकबर का सौतेला भाई मोहम्मद हकीम मिर्ज़ा जो है वो नाम मात्र का शासक था, जबकि वास्तविक सत्ता वहाँ पे मुनीम खां के हाथ में थी, जो कि बैरम खां का एक तरह से विरोधी समझ लीजिए। और वो बैरम खां से इतनी ईर्ष्या करता था कि किसी भी हाल में वो बैरम खां को नीचा दिखाना चाहता था, परास्त करना चाहता था। बदख्शां जो है वो अकबर के चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा के अधीन था और वो हमेशा काबुल जो है उस पर अधिकार करना चाहता था। कुल मिलाकर स्थिति जो थी वो सही नहीं थी और अकबर जो है उसने न केवल इन विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को स्थापित किया, अपितु उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी की। जब वो साम्राज्य प्राप्त करता है उस समय मुगल अमीर जो थे, कोई भी शासक जब उसकी शक्ति क्षीण होती है, कमज़ोर होती है, तो उसके आसपास का वर्ग कह लीजिए, अधिकारी कह लीजिए, कर्मचारी कह लीजिए, वो अपने आप शक्तिशाली हो जाते हैं। और यही स्थिति यहाँ पे थी। उन्हें लग रहा था कि सुल्तान जो है वो छोटे से क्षेत्र का है, नाम मात्र का है। हेमू जो है वो मुख्य शक्ति के रूप में उभर रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में मुगल अमीर वर्ग जो थे उन्होंने भी एक प्रारंभ में ही अकबर की अवहेलना करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ बैराम खां जो है उसने कूटनीति से काम लेते हुए, चालाकी से काम लेते हुए, होशियारी से काम लेते हुए अमीर वर्गों के शुरू में ही ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि अमीर वर्गों का जो एक तरह से साहसिकता जो थी अकबर के विरुद्ध, उसे वहीं ख़त्म कर दिया गया। ये देखिए, मुगल अमीर वर्ग की जो अपेक्षा थी, उपेक्षा थी। अपेक्षा तो वो ज़्यादा रखते थे और अपेक्षा ज़्यादा रखने के पश्चात सुल्तान जो था उस समय हुमायूं था, उसकी उपेक्षा करते थे। अकबर का जब राज्यारोहण हुआ उस समय में भी यही स्थिति दिखाई दी। उन्होंने अकबर की उपेक्षा करनी शुरू करी। वो अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है शाह अब्दुल माली नामक एक प्रमुख अमीर थे, मुगल अमीर। उन्हें अकबर के राज्याभिषेक दरबार में आने का निमंत्रण दिया था। वो आए, लेकिन उन्होंने शर्तें रखी। एक तरह से बहुत विरोध के फलस्वरूप, घमंड के उससे आए थे। लेकिन यहाँ पे बैरम खां ने क्या किया, जैसे ही दावत में वो हाथ धोने लगे उनको बंदी बना लिया। और जब उनको बंदी बनाया गया तो और अमीर वर्ग जो थे उनके सामने ये एक तरह से एग्जाम्पल सेट हुआ कि अगर आप सुल्तान का विरोध करोगे, सुल्तान के लिए गलत एक तरह से व्यवहार करोगे या उसकी उपेक्षा करोगे तो आपको दंड मिलेगा। अबुल माली ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन यहाँ मुख्य मुगल अमीर वर्ग जो था उनके लिए एक मैसेज चला गया कि उन्हें अकबर की अधीनता एक तरह से स्वीकार करनी पड़ेगी और उन्हें अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु कोई भी कार्य ऐसा नहीं करने दिया जाएगा जो मुगल सुल्तान अकबर के विरुद्ध होगा। तो पहला जो एक तरह से सफलता समझ लीजिए, पहले उसकी जो उपलब्धि है वो है मुगल अमीर वर्ग का एक तरह से दमन कह लीजिए, उन्हें शांत करना कह लीजिए, उनके विरुद्ध कूटनीतिक विजय कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। फिर आता है अफगानों का दमन। जब अकबर का राज्यारोहण हुआ